बच्चों आगे के कार्यक्रम की ओर को जाते हैं। ये जो 10-11 दिन के प्रोग्राम रखे हैं, इसमें हमने हर बार एक रिक्वेस्ट की है टीचर्स से, हमारे बच्चों से, पेरेंट्स से, जो भी देख रहे हैं अगर हैं इसमें, आपको कोई प्रोग्राम लगता है कि जो बच्चों के साथ में यहाँ से जिस पे बात की जानी चाहिए या शेयर किया जाना चाहिए या दिखाया जाना चाहिए, आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोग्राम आप चाहते हो, जो भी कार्यक्रम चाहते हो, उस कार्यक्रम को हम आपके लिए यहाँ से लेके आएं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, आइडिया, विचार आपके पास ज्यादा बेहतर हो सकते हैं हमसे। हमारे बीच में आगे के कार्यक्रम के लिए अनुज्ञा जी हैं और आज आपके साथ जो यहाँ पे बातचीत करेंगे, आपने देखा होगा, आपने जो शेड्यूल दिया है उसमें ये करियर पे बात करेंगी कि हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन हैं। इससे पहले मैं इनके बारे में कुछ चीज बताऊं, सबसे पहले मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनुज्ञा जी का स्वागत करेंगे। अनुज्ञा जी प्लीज। थैंक यू। ये अनुज्ञा जी बहुत लंबे समय तक एससीईआरटी में रही हैं और अभी वर्तमान में आप डाइट बडकोड में हैं। आपका मनोविज्ञान को लेकर के जो विजन रहा है बहुत अच्छा रहा है। आपने बहुत सारे कार्यक्रम एससीईआरटी स्तर पर किए हैं। कुछ कार्यक्रमों को मैं गोपनीयता की वजह से नहीं बता पाऊंगा आपको, और बाकी जितने भी हमारे जो है मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी कार्यक्रम एससीईआरटी में होते हैं उसको आपने लीड किया है। बच्चों का एक जो अपने करियर को लेकर के क्या कैसे उनका एक ग्राफ बनता है, उसके आपने कई अध्ययन किए हैं, जिसमें मीन्स कम मेरिट आपने शायद सुना होगा, छात्रवृत्ति, उसमें आपने भी स्टडी की थी कि बच्चे को सीखने के लिए कितने सहयोग दिए जाने की आवश्यकता होती है, कितना इनपुट दिया जाए कि बच्चा सीख जाए। उस पर भी आपने जो है एससीईआरटी में रह करके स्टडी किया है। आप अपनी पीएचडी कर रही हैं नौकरी के साथ साथ। आज आप बात करेंगी हमारे पास अपने जीवन को आगे अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या सोच होनी चाहिए, हमारे पास क्या विकल्प हैं, हमारे पास अपने लोकल एरिया में क्या विकल्प हैं, हमारे पास अपने लोकल एरिया से बाहर आके क्या विकल्प हैं, राज्य स्तर पर क्या विकल्प हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या विकल्प हैं, और इवन कुछ इनपुट आपको अगर टाइम मिलता है तो हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे होता है, कैसे हम वहाँ करियर ऑप्शन देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी। जरूरी नहीं है कि हमें 100 में से 100 नंबर लेके ही हम अपना करियर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ें तो करियर बनेगा, और ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ ना करें और करियर बन जाए। मीन्स हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने दैनिक जीवन में अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए। मैं बहुत सारी चीजें आगे सुनना चाहूंगा अनुज्ञा जी से, तो मैं सीधे आमंत्रित करता हूं अनुज्ञा जी को कि वो आज आपके साथ में करियर ऑप्शंस को लेकर के बात करेंगी। अनुज्ञा जी। कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बच्चों के साथ बातचीत कर पाऊँ। आज के इस सेशन में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज करियर गाइडेंस के ऊपर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करियर को हम विभिन्न शब्दों से जोड़ते हैं। करियर एक बहुत व्यापक शब्द है, और करियर को कभी-कभी हम कहते हैं जो हम भावी जीवन में जॉब करेंगे, कौन सा व्यवसाय करेंगे। तो करियर हमारे संपूर्ण जीवन में जो हम करेंगे उसका एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, करियर के संबंध में हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं कि क्या हम एक करियर को चुन लिया तो उसके बाद हम दूसरा करियर नहीं चुन सकते? क्या करियर ज्वाइन करने के बाद हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते? तो देखिए, करियर की अगर हम बात करें तो जो भी हम अपने भावी जीवन में करना चाहते हैं, अगर हम सरल शब्दों में बोले करियर को, तो वो है, आप सभी ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। कितने बच्चों ने सोचा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं? वो सब हाथ खड़ा करें। और वो लक्ष्य जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि
आप तभी बेहतर करियर बना पाएंगे जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे। आप कोई छोटा सा बिजनेस अगर चूज करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर बड़ी पोस्ट के लिए ही एस्पायर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ही वो सबसे बड़ा करियर है। करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो भी आप करें वो पूरे ईमानदारी के साथ करें। अच्छा, आप सभी जो है, देखिए करियर के लिए, करियर क्यों महत्वपूर्ण है? करियर कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाजार से आप गए, कोई सामान उसी समय खरीद कर ले आए। तो क्या करते हैं, क्या जिस दिन जाना होता है उससे सिर्फ 1-2 घंटे पहले ही तैयारी करते हैं कि क्या कपड़े पहनेंगे, क्या करेंगे? नहीं ना। आप कम से कम अगर अपने क्लोज रिलेशन में होता तो आप पहले से सोचते हो ना कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगा, कितने बजट की खरीदूंगा। तो देखिए, जब भी हम करियर की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि खुद को जानना, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है ना। बिना अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज को जाने हुए आप जो है अपना करियर नहीं चूज कर सकते। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप है करियर गाइडेंस का, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि खुद को पहचानो, खुद को जानो कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस है। हाँ, आप किन किन चीजों में अच्छे हो। सपोज अभी आपने जो है डांस किया, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जो अपना करियर डांस में बनाना चाहते हैं। तो पहली बात यह है कि ये जानना कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ। ठीक है, तो जब आप आज घर जाएंगे तो अपनी आंख बंद करके सोचना कि मैं किन किन चीजों में अच्छा हूँ। अगर आप बातचीत करने में अच्छे हैं तो उसको लिखो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसको लिखो, आपकी अपने इंटरेस्ट को जानो कि कौन कौन से आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपकी एबिलिटीज है, क्या आपके स्किल्स हैं। अपने स्ट्रेंथ को जानो, स्ट्रेंथ मतलब आपकी क्या क्या क्षमताएं और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप सभी जानते हैं कि अगर आजकल का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हर जगह कंप्यूटर का तो यूज होगा ही। इवन ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर जितनी परीक्षाएं होती हैं सब जो है उसके लिए यूज ऑफ कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस विषय में कमजोर हैं तो आपको क्या करना है, उस चीज को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, फिर ये जानना कि क्या क्या हमारे एकेडमिक या करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से, और फिर हम ये देखें कि वो इवैल्यूएशन ऑफ करियर ऑप्शंस एंड चॉइसेस का मतलब है पहले तो आपने खुद को जाना कि मेरी क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचियां हैं। फिर आपने सोचा कि क्या क्या मौजूद है। जैसे अगर मैं छोटे से एग्जाम्पल की बात करूं कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपको 2-3 जगह का ही पता है, तो आप सिर्फ वो 2-3 जगह ही तो घूमने जाएंगे। ठीक है ना। और अगर आपको बहुत सारी जगहों के बारे में पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, और आपको पता है कि भाई कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे कि समुद्र के किनारे भी कई सारी जगहें हैं, समुद्र के बीचेस हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पे पहाड़ है, ऐसी जगह भी घूमने के लिए तो आप ऐसे प्लान करोगे ना। तो उसी तरीके से अगर हम जब करियर की बात करें तो क्यों जरूरी है कि हम बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में जाने, ताकि आप उन सभी करियर ऑप्शन से चुन सके। तो जो है इसीलिए आज की मेरी बातचीत आपको ये बताना होगा कि आप को ये समझ विकसित करनी होगी कि हमारे आसपास कितनी अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, और जब आप सब ये जान जाएंगे, अब देखो असेसिंग द वर्किंग कंडीशन, मतलब जब आपको पता चल गया कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या आपके सामने करियर ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने 1-2 सेलेक्ट करे, तो तब आप उसको एसेस करोगे कि क्या मैं उसके साथ उस क्षेत्र में काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। जैसे अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं लेकिन आप उतना पैसा उस कोर्स के लिए नहीं लगा सकते, तो आपकी जो विद इन लिमिट है आप उतने ही उन्हीं कोर्स को तो कर पाओगे, या आप फिर और ऑप्शन सोचोगे कि मैं कैसे करके उन कोर्सेज को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, हमारा जो उत्तराखंड बोर्ड है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो है आपके
अगर 9th-10th की बात करें तो आपके पास साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ सर नेक्स्ट स्लाइड, इसके साथ साथ जो है आपके वोकेशनल कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको वोकेशनल कोर्सेज भी चयनित कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स ऑफर कर रहे हैं। उनमें है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, automotive, retail, tourism, hospitality, beauty and wellness, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, प्लम्बिंग, ये कुछ एरियाज हैं, मल्टी स्किलिंग, ये कुछ एरियाज हैं जिनमें कि आपके 9th-10th में एज अ वोकेशनल कोर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो अगर सपोज आपको जब इसकी जानकारी होगी तो आप जो बच्चे 7th-8th में है तो आप अभी से एक्सप्लोर करेंगे कि मैं, अगर आपका इन एरियाज में इंटरेस्ट है तो आप एक्सप्लोर करेंगे कि आपके आसपास कौन से स्कूल में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप उस स्कूल में जो है अपना प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप ये जाने। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी जो आर्थिक घर की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो फर्दर स्टडीज कर पाए, तो उसके लिए उसके बाद 10th के बाद उनके पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, एक तो ये है कि 9th-10th में जितने भी आप कोर्सेज कर रहे हैं इनमें आप आगे चलकर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका बेस तैयार हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर 10th आपके पास कौन कौन से करियर चॉइसेस हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, ITI में जा सकते हैं, या आप 10th क्लास के बाद 12th कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर सकते हैं, या डायरेक्टली जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th क्लास के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक बात जरूर है कि अगर आपने, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई जॉब कोई कोर्स कर लिया या कोई 10th के बाद आपने कोई जॉब करी तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें आगे फर्दर बढ़ने के अवसर नहीं मिलेंगे। आप जो है जॉब में रहकर भी आप अपनी जो है ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, डिस्टेंस एजुकेशन मोड्स हैं, आपका नेशनल ओपन स्कूल्स हैं, NIOS, उसके माध्यम से भी आप अपनी 11th-12th की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब आज के जमाने में ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड होने के कारण सब कुछ संभव है। जरूरत है कि आप में उस चीज के लिए पूरी इच्छा और लगन होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि सेकेंडरी स्कूल का मतलब है आफ्टर 10th, तो आप क्या करेंगे, या तो आप हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेंगे, 11th क्लास में लेंगे, उसमें भी आपके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक तो साइंस ग्रुप है, साइंस ग्रुप के अंतर्गत आप मैथ्स ग्रुप जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये पढ़ते हैं। दूसरा बायो ग्रुप जिसे हम कहते हैं, PCB ग्रुप, जिसके अंतर्गत आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के अंतर्गत आप जैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब एरियाज हो गए। कॉमर्स के अंतर्गत आप बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वो है जो आप 10th क्लास के बाद कौन कौन सी मेनली स्ट्रीम्स सेलेक्ट करते हैं। फिर अगर आप आफ्टर 10th जो है, इसे अगर आप आफ्टर 10th अगर आप जो है, एक तो पहला है कि आपने 11th में एडमिशन ले लिया और फर्दर आप हायर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप IIT में जाकर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या पैरामेडिकल कोर्सेज या कोई भी अन्य कोर्सेज आप करें। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें ITI की या कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज की, हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप कौन कौन से, जैसे ITI है, ITI के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको कि आप ये 2 सेमेस्टर या 2 वर्ष का या 4 सेमेस्टर का होता है, और इसमें जो 10+2 सिस्टम, हम वैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2 सिस्टम की बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी जो जितने भी आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे विभिन्न उसमें अभी 10+2 ही लिखकर आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको जो ये 10+2 ही लिखा है।
तो 10+2 का मतलब कि आपने किसी भी हाई स्कूल या उसके समकक्ष अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण करी है तो आप इन वेबसाइट इन कोर्सेज में अपना जो है दाखिला ले सकते हैं। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, तो ये वायर मैन, मैकेनिक मोटर, तो ये कुछ इनमें भी कुछ ऐसे ITI के कोर्सेज हैं जो कि आप क्लास 8 को पास करने के बाद भी कर सकते हैं, जैसे कि वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, और बाकी अन्य जो कोर्स हैं जिनको कि आप जो है क्लास 10th के बाद कर सकते हैं। देखिए जो है जो मेनली अगर मैं ITI की बात करूं तो ITI में प्रवेश जो है आपके जो 10th आप ऑनलाइन आप उसके लिए आवेदन करेंगे और उसके काउंसलिंग के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो ITI के विभिन्न कोर्सेज में होता है। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं ये एक लंबी सी जो लिस्ट है ये कोर्सेज की कि जिनको आप जो है ITI के माध्यम से कर सकते हैं। 8वीं का 8th क्लास पास करने के बाद स्विंग टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग इस तरीके के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। बाकी कॉस्मेटोलॉजी है, आपका फैशन डिजाइनिंग है, तो ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि ITI के माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर आता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में भी जो है कुछ तो बच्चे पॉलिटेक्निक में जो अप्लाई कर सकते हैं वो जो साइंस बैकग्राउंड मतलब जिनका कि 9th-10th में साइंस हो वो कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, गारमेंट डिजाइनिंग या डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जो है वो कुछ ऐसे हैं कि जिनके लिए आपको साइंस होना जरूरी है। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, गारमेंट डिजाइनिंग की, फैशन डिजाइनिंग की, तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th में साइंस नहीं ली है तो वो भी इसको कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है अभी प्रोविजन कि अगर पॉलिटेक्निक आपने क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक करी तो आप बीटेक के डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आप उसको एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये पॉलिटेक्निक के जो कुछ कोर्सेज हैं ये इसको विभिन्न ग्रुपों में विभाजित किया गया है। फिर अगर हम बात करें जो यहाँ पे मैंने आपके सामने पॉलिटेक्निक के ग्रुप्स दिखाए, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो है आप विस्तृत जानकारी के लिए जो इसकी वेबसाइट आप सिंपली अगर आपको कोई उसका वेबसाइट का नंबर भी नहीं पता, आप सिंपली पॉलिटेक्निक एडमिशन इन उत्तराखंड भी अगर आप टाइप करोगे गूगल में तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 10th क्लास के बाद आप जो है पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी टेक्निक में कर सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर टेक्निक में कर सकते हैं, रेडियोग्राफी में कर सकते हैं, डार्क रूम असिस्टेंट में कर सकते हैं, डेंटल असिस्टेंट, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर में, ये बहुत सारे हैं। और लेकिन जो है देखिए समय समय पर हर एक इंस्टीट्यूशन की एलिजिबिलिटी कंडीशन मतलब योग्यता, मतलब जो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए उस टेस्ट के लिए वो बदलती रहती है। सपोज मैंने अगर आपको आज बताया कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए 12th में 50% मार्क्स आने चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वही परसेंटेज नेक्स्ट ईयर भी वो मांगे। तो ये क्योंकि करियर एक ऐसा फील्ड है कि नित्य ही इसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं। पहले आपने सुना होगा क्या NDA गर्ल्स के लिए था, अगर मैं आज से 1 साल 2 साल पहले की बात करूं तो NDA में नेशनल डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स की एंट्री नहीं थी, लेकिन अब गर्ल्स भी उसमें NDA के थ्रू डिफेंस सर्विसेज में जा सकती हैं। तो आप बहुत सारे कोर्सेज में अभी क्लास 10th के बाद की बात ही कर रही हूँ कि आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस हो गया, स्विंग टेक्नोलॉजी आपके। लेकिन
अगर आप इनमें कोर्स करना चाहते हैं तो इन टर्म्स ये सिर्फ उन कोर्सेज की लिस्ट है जो कि आम तौर पे बच्चों का जिसमें रुझान है। इसके अतिरिक्त भी बहुत लंबी लिस्ट है जो कि इस वर्चुअल लैब के 1-1.5 घंटे के सेशन में जिनके बारे में बात करना संभव नहीं हो पाएगा। अगर मैं पॉलिटेक्निक की ही बात करूं, एक एक कोर्स की एलिजिबिलिटी कंडीशन, उसके अंतर्गत क्या कार्य करते हैं, उसको करने के बाद क्या क्या जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं, क्या आपकी सैलरी होगी, तो उसके लिए हर एक करियर ऑप्शन के लिए एक सेशन भी कम है। तो यहाँ पे जो है मेरा आज का सेशन आपको खाली इंट्रोड्यूसिंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क कि आपके पास आपके आसपास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हाउस कीपिंग है, म्यूजिक में अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ब्यूटिशियन, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि आप आफ्टर 10th कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपने 10th क्लास के बाद आपका 12th के बाद आपने डिप्लोमा कोर्स, सबसे पहले 12th के बाद अगर मैं बात करूं तो आप फर्दर डिप्लोमा कोर्स 12th क्लास के बाद भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, या आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं। 12th क्लास पास करने के बाद आप BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom, BBA, BJ, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, BSc IT, या ऑनर्स कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, जैसे BA LLB कर सकते हैं, BLEd कर सकते हैं, DLEd कर सकते हैं, और अब तो नई स्कीम के अकॉर्डिंग जो है आप 4 इयर्स का कोर्स करने के साथ साथ आप PhD भी कर सकते हैं 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, या आप वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से भी जो है अपना करियर चूज कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैं अगर बात करूं जो है करियर की, जब हम बात करते हैं तो हम उसकी वेरियस स्ट्रीम्स वाइज बात करते हैं। साइंस के जितने स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप अलग हो गया, और आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो दोनों की जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो डिफरेंट हो गई। तो PCM के ज्यादातर अधिकांश सब बच्चों को बताया है कि जो PCM ग्रुप के हैं, अगर वो 12th क्लास के बाद जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि JEE मेंस है, एडवांस्ड है, या टेक्निकल एंट्री स्कीम्स जो आपकी होती है वो डिफेंस सर्विसेज के माध्यम से BE इंजीनियरिंग के लिए जो है नोटिफिकेशंस निकलते हैं, या NCC की स्पेशल एंट्री स्कीम्स भी निकलती हैं। फिर मर्चेंट नेवी में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग टेस्ट है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो जो बच्चे 12th क्लास के बाद मर्चेंट नेवी में इंटरेस्टेड हैं तो वो इन टेस्ट के माध्यम से जा सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्किटेक्चर का कोर्स है, जिसको कि आप नाटा जो एक टेस्ट है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, या JEE मेंस का पेपर 2, JEE एडवांस, इनके माध्यम से ये एरियाज हैं जिसमें कि आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। जब हम PCB की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें भी देखो MBBS आप कर सकते हैं, वेटनरी साइंस कर सकते हैं, आयुष के अंतर्गत BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, या बैचलर ऑफ होम्योपैथी, बैचलर ऑफ नेचुरल एंड योगिक साइंसेस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो ये जो है, जब भी हम MBBS की भी बात करते हैं तो, और एक इसमें छूट गया है वो BDS, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट साइंस में। तो इसके साथ साथ आप नर्सिंग, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, डाइटिशियन, और भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो कि आप क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे कर सकते हैं, या आगे उनके लिए डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है जिनको आप क्लास 12th में कर सकते हैं। तो आप एक चीज सोचिए कि कुछ करियर ऑप्शंस तो ऐसे हैं कि क्लास 10th के बाद आप डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, और उनको 1 या 2 साल के करने के बाद आप तब किसी जॉब
प्राप्त कर सकते हैं, या आप 12th क्लास पास करने के बाद भी डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है और उन डिप्लोमा कोर्सेज को करते हुए आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो पैरामेडिकल कोर्सेज में भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जिसमें कि कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स भी मांगते हैं कि मैथमेटिक्स होनी जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं जिसमें कि मैथ्स की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से वो हैं? आपको कभी जैसे अगर हमने देखा होगा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में प्रॉब्लम होती है या कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो हम एक्सरे टेक्नीशियन के पास जाते हैं, तो वो हमारा एक्सरे लेता है। हाँ, तो आप जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, तो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग केयर है, एएनएम और जीएनएम का नाम आपने सुना होगा, नर्सिंग केयर है, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच का है, डिप्लोमा इन ऑफ्थैल्मिक, ऑफ्थैल्मिक मींस आईज का, चश्मे का नंबर, जो ऑफ्थैल्मिक टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो आंखों से संबंधित जो आपका चश्मे का नंबर दे या उसमें उससे संबंधित है ये आपका। फिर डेंटल हाइजीनिस्ट है, रूरल हेल्थ केयर। तो कहने के लिए ये लिस्ट जो है बहुत लंबी है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप इनमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस डिप्लोमा या पैरामेडिकल कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनको कि आप कर सकते हैं। फिर बीए के बाद आर्ट्स के लिए आपके लिए ऑप्शन है कि आप बीए ऑनर्स करें, बीए सिंपल बीए करें। तो बीए आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। अब देखिए, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऐसे भी करा है कि डिफरेंट एंट्री स्कीम्स निकाली हैं कि अगर आप 12th क्लास के बाद 1 साल ही अपना कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उतना 1 साल का जितना आपने करा है। अगर आपने 2 साल का करा है तो आपको उस सब्जेक्ट में डिप्लोमा कोर्स में का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप उसको 3 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो आपको डिग्री का कोर्स या ऑनर्स कोर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी। तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप एंथ्रोपोलॉजी में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट आर्ट साइड से रिलेटेड है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है, उसके अनुसार जो है आप उसको सेलेक्ट करते हुए आप अपने आगे का ग्रेजुएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखो आर्ट साइड में भी, आर्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा कोर्सेज आर्ट साइड वालों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्हीं बच्चों के लिए जो है आपके लिए डिप्लोमा कोर्सेज है। डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि 3D एनिमेशन है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइन है, मतलब आप जो है किस तरीके से किसी कमरे को डिजाइन करेंगे या किसी बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे, बिल्डिंग के अंदर के इंटीरियर पार्ट को डिजाइन करेंगे, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, होटल मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट जैसे कोई सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कोई मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो जितने इवेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं उसका संबंध इवेंट मैनेजमेंट से है। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 2 स्ट्रीम के बारे में मुख्य रूप से बताया। अभी मैंने आपको 2 स्ट्रीम के बारे में मेनली बताया। कौन सी थी वो 2 स्ट्रीम? जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे। जीएससी बंडिया, आप माइक से बात कीजिए। यस सर। हाँ जी, हाँ, हेलो बेटा, मेरा ये प्रश्न है कि अभी मैंने किन 2 सब्जेक्ट के बारे में बताया कि इनमें आपकी क्या क्या, आप इन सब्जेक्ट्स को लेकर आगे क्या क्या कर सकते हैं। वो कौन से 2 मेन सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया? आर्ट्स और हिस्ट्री। हाँ, आर्ट साइड और दूसरा साइंस साइड। वेरी गुड, ठीक है। तो सिट डाउन बेटा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।
तो देखो, अभी मैंने आपको दो स्ट्रीम्स, साइंस साइड एंड आर्ट साइड, इन दोनों के में क्या क्या आप कर सकते हैं आगे इनके बारे में बताया। अब मैं जो है आपको जो है एक और स्ट्रीम एरिया है मेनली कॉमर्स का। तो कॉमर्स के माध्यम से जब आप कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो आर्ट स्ट्रीम के कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, वो भी आर्ट स्ट्रीम के कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे जैसे बीकॉम है, बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है। हाँ, तो इसमें जो मेनली सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं वो आपका कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, बैंकिंग, फाइनेंस, कोऑपरेशन, टैक्सेशन, ये बिजनेस मैनेजमेंट, ट्रेड। इसके अलावा जब हम बीकॉम की बात करते हैं तो उसके साथ साथ आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, आईसीडब्ल्यूए का या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्सेज भी इसमें आप कर सकते हैं। देखो, अगर आप कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास ये करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आप किसी फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट लग सकते हैं। अगर आपने सीए का कोर्स करा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, ऑडिटिंग फर्म्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज है। तो इन एरियाज में जहाँ पे कि फाइनेंसेस से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट हाउसेज है, अपनी भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीगल फर्म्स हैं। इन एरियाज में आप जो है कॉमर्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जो है अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की हमने बात करी, लेकिन कुछ ऐसे भी करियर्स हैं जिनको कि हम न्यूट्रल करियर बोलेंगे। मतलब कि उन करियर्स के लिए या उन सब्जेक्ट्स को आगे पढ़ने के लिए आपको ना, ये जरूरी नहीं है आप साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे आर्ट स्ट्रीम के हों, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, उन स्ट्रीम्स को पढ़कर आप आगे जो है अपना करियर चूज कर सकते हैं। तो उन्हें हम न्यूट्रल करियर कहेंगे। तो न्यूट्रल करियर्स या न्यूट्रल कोर्सेज क्या है? जैसे आप मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, न्यू मीडिया, फोटोग्राफी, ये सब कुछ न्यूट्रल कोर्सेज हैं। फिल्म मेकिंग है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, इसके अलावा आपका लॉ है, हाँ, टीचिंग प्रोफेशन है, जो कि आप टीचिंग से रिलेटेड आप जैसे ईसीसी, डीएलएड ये सब कर सकते हैं। पुलिस डिफेंस है। अब जैसे लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ के भी बहुत सारे एरियाज हैं, सिविल है, टैक्स है, कॉरपोरेशन है, ये डिफरेंट एरियाज हैं। जैसे लॉ के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए जो मेन एग्जामिनेशन होता है वो क्लैट होता है। तो क्लैट एंट्रेंस कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, या एलसेट है, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये कुछ एंट्रेंस टेस्ट के नाम है जो अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप जो है लॉ यानी कि आप लॉयर बनना चाहते हैं या इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी आप इंटीग्रेटेड कोर्स बीए एलएलबी कर सकते हैं। वैसे तो एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन भी करते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जिनको कि आप ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड कोर्सेज आप जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कर सकते हैं। फिर कुछ आपके करियर्स रिलेटेड टू डिजाइन है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, कम्युनिकेशन डिजाइन है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, फिल्म और वीडियो डिजाइनिंग है। तो ये कुछ ऐसे करियर फील्ड्स हैं जो कि डिजाइन से रिलेटेड है।
इसके अलावा अगर हम न्यूट्रल करियर की अगर हम बात करें तो उसके लिए होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, एयरलाइन केटरिंग, कैबिन सर्विसेज। तो ये होटल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो इन एरियाज में है। केटरिंग इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशंस में आप कर सकते हैं, फॉरेस्ट की जो लॉजेस होती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो होटल मैनेजमेंट में आप डिप्लोमा कोर्स इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और आप जो है बैचलर प्रोग्राम इन होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। तो टीचिंग का अगर हम स्कोप की बात करें तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स आप आगे बढ़ सकते हैं। मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, इंडियन कोस्ट गार्ड में, इंडियन पोस्टल सर्विसेज में। तो ये कुछ न्यूट्रल करियर्स हैं जो कि आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप जो है अपनी ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन का मतलब है जैसे हम सिंपल वर्ड में कहेंगे कि 12th क्लास के बाद आपने बीए करा, बीए के बाद आपने एमए करा, एमए के बाद आपने पीएचडी करी, उसके बाद फर्दर स्टडी करी। एक ये है कि आपने जो है ये कुछ कमीशंस हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, हाँ, जो कि विभिन्न जो है परीक्षाओं का आयोजन करता है, जिसके अंतर्गत आपका पीसीएस हो गया, विभिन्न उसमें डिपार्टमेंट्स में जो इवन आपका जो लेक्चरर्स आपके स्कूल में अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो लेक्चरर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसकी पोस्ट भी जो है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो है आप इसमें जा सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जितने आपके आईएएस का एग्जामिनेशन है, आईईएस का एग्जामिनेशन है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइज करती है। उत्तराखंड स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है जिसके जो कि आपकी जो है ग्रुप्स मेनली ग्रुप सी और डी के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। जैसे कि आपका एलटी जो आप अगर आप 9th और 10th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो है एलटी का एग्जामिनेशन जो है यूकेएसएससी कराता है। इसके अलावा जो है वो विभिन्न जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एसआई है या और आपके डिपार्टमेंट्स हैं उससे संबंधित परीक्षाएं आयोजित कराता है। जैसे आपका स्टाफ सर्विस कमीशन है, स्टाफ सर्विस कमीशन एसएससी जिसे कहते हैं, वो भी विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित करता है जिसमें कि मल्टीटास्किंग आप ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, अन्य जितनी तरीके की परीक्षाएं हैं वो ये आयोजित कराता है। इंस्टीट्यूट ऑफ आईबीपीएस अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो आईबीपीएस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे यूपीएससी की तो जो आपकी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा है या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा है वो यूपीएससी ऑर्गेनाइज करता है। तो देखो जो भी आप कई बार जो है अगर आप किसी भी एरिया में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी वेबसाइट देखें ऑथेंटिक वेबसाइट में आपको जाना चाहिए, जाकर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये मेनली एग्जामिनिंग बॉडीज हैं जो कि विभिन्न कोर्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित परीक्षाएं आयोजित करता है। हाँ, अब डिफेंस सर्विसेज में अगर आपका जाने का सपना है तो जैसे अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उसमें भी आप देखिए अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और लेटेस्ट क्या उसका ट्रेंड है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है, अगर आपको नहीं पता है वेबसाइट का नाम ज्वाइन इंडियन आर्मी www.joinindianarmy इसकी वेबसाइट है जिसके अंतर्गत आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कौन किस किस माध्यम से जो है आप आर्मी में जा सकते हैं। अग्निवीर के माध्यम से जा सकते हैं, जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू आर्मी में जा सकते हैं। जो है ग्रेजुएट यूनियन सर्विस कमीशन एंट्रेंस जो कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस
एग्जामिनेशन है जो कि यूपीएससी ऑर्गेनाइज करता है। फिर टेक्निकल एंट्रीज होती हैं कि आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आप जो है बीटेक करना चाहते हैं, तो बीटेक के लिए भी जो है उसका एंट्रेंस जो है उसके लिए भी जो है आर्मी अलग से अपना नोटिफिकेशन जारी करती है। और आपको मैं अगर आप आर्मी में के थ्रू अगर आप वो बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जेईई मेंस का पेपर देना पड़ेगा। जो सर्विस ये सारी के सारी एंट्री स्कीम्स हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंटल स्कीम्स भी वो के माध्यम से भी जो है आर्मी में आप जा सकते हैं। फिर इंडियन एयरफोर्स में भी अग्निवीर है, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के इसमें जो है पोस्ट निकलती है, एनडीए है, सीडीएस है, एनसीसी जो बच्चे एनसीसी करते हैं उनके लिए भी स्पेशल एंट्री स्कीम निकलती है, आफ्टर ग्रेजुएशन निकलती है, एफकैट जो है विमेन एंट्री स्कीम्स निकलती हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी का मतलब है, देखो जो अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसमें दो मेनली ब्रांचेस होती है। एक तो मतलब फ्लाइंग ब्रांच, मतलब जैसे आप पायलट वगैरह बनना चाहते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो जरूरी है कि आपके पास पीसीएम हो, ठीक है। लेकिन नॉन टेक्निकल का मतलब है कि अगर आपने सिंपली बीए करा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करा है या कॉमर्स किया है, तो आप नॉन टेक्निकल इसीलिए कह रहे हैं कि उसमें जो है साइंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग नोटिफिकेशन रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से निकलते हैं। तो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन समय समय पर जारी होते हैं। और इसकी भी जो वेबसाइट, अगर आप सिंपली ये जानना चाहें, खाली ये जानना कि कौन कौन सी एंट्रीज है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जो है अगर आप इस एरिया में इंटरेस्टेड है तो आपको इस वेबसाइट में जाकर वहां पे आप देखेंगे करियर इन एयरफोर्स। अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको 10th क्लास के बाद कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं एयरफोर्स में जाने के लिए। ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई के लिए एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके माध्यम से ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई का सिलेक्शन होता है। फिर इंडियन नेवी की अगर हम बात करें, सेलर जो है अग्निवीर एंट्रेंस परीक्षा, उसके अग्निवीर के माध्यम से आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट या मैट्रिक रिक्रूट, ये मैट्रिक रिक्रूट, म्यूजिशियन, ये सब नॉन कमीशन पोस्ट है। लेकिन अगर आप ऑफिसर एज एन ऑफिसर जाना चाहते हैं तो आप एनडीए सीडीएस के थ्रू ऑफिसर के लिए अलग से जो है नोटिफिकेशंस जारी होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उसके लिए इंजीनियरिंग और अलग अलग एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, मेडिकल ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है, वुमेन एंट्री स्कीम है। तो इन सब के माध्यम से भी आप जो है अग्निवीर में भी जा इंडियन नेवी में भी जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो इंडियन कोस्ट गार्ड है, आपका जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ। तो ये सारे एरियाज भी हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हैं। आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या सशस्त्र सीमा बल है। ये जो है वेरियस पैरामिलिट्रिकल, जिनको कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस भी हम कहते हैं, इनके माध्यम से भी आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या इंडियन पोस्ट ऑफिस में भी अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशन वाले बच्चों के लिए जो है नोटिफिकेशंस जारी होते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो आफ्टर 12th जो है 12th एंड ग्रेजुएशन, आप सभी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम सुना होगा, जिसके माध्यम से नीट की परीक्षा या जेईई मेंस की परीक्षा होती है। तो वो कौन कौन से
एग्जाम्स आयोजित करती है, क्योंकि अब जो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि पहले तो हर स्टेट अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग परीक्षा होती थी। आज से अगर मैं 8-10 साल पहले की भी बात करूं तो इंजीनियरिंग का अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, मेडिकल का अलग होता था, फार्मेसी का अलग होता था, हर चीज का अलग से होता था। लेकिन अब एक नेशनल लेवल की एक टेस्टिंग एजेंसी बनी है जो कि विविध स्कीम्स में या उस विभिन्न कोर्सेज के लिए ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। तो जैसे अगर आप इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको जेई मेंस की परीक्षा जो है ये आयोजित करता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको कि आप नीट कहते हैं, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, हाँ, इसमें आप जो है का कोर्स करना चाहते हैं, या ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप जो है फार्मेसी के फील्ड में जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है आपका, हाँ, और स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेट एरियाज, रिक्रूटमेंट फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आप अगर आप डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है। आपको जो है अब नेट एग्जामिनेशन में भी ये चेंज आया है कि आपको जो है अगर आप हाई उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब अगर आप पीएचडी फर्दर करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसके लिए स्टाइपेंड मिलता है। फिर साथ में अगर हम बात करें दूसरे लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं। अब तीसरी जो नया चीज बात ये आई है कि अब जैसे पीएचडी के करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित करती थी, तो अब ऐसा नहीं है। अब विभिन्न यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप पीएचडी में एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा। वो थर्ड लेवल पे, वो रैंक वाइज है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप अपने अब सीयूईटी का जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट अगर आप बीए कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीयूईटी जो कि समर्थ पोर्टल है, आपने देखा होगा कि अब जब आप 12th पास करेंगे नेक्स्ट ईयर और अगर आप अपना बीए बीएससी कोर्स करना चाहेंगे तो आपको जो है सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट का मतलब है कि आप बीए बीकॉम बीएससी ये कोर्स करेंगे। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं, यानी कि जब आप बीए बीकॉम बीएससी करने के बाद जो कोर्स करते हैं उसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कहते हैं। हाँ, एक बात और, जो बच्चे जो है क्लास 6 के बाद और क्लास 9 के बाद सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं उनके लिए भी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही जो है परीक्षा आयोजित करती है, जिसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। फिर जैसे जो 8 साइट के एग्जामिनेशन है उनके लिए तो नेट परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं उनके लिए CSIR यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की जाती है। अगर आप होटल मैनेजमेंट में के कोर्स करना चाहते हैं, उसमें जो है बैचलर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आपको नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट NCHM का जो एग्जामिनेशन है उसके माध्यम से ही आप जो है ऑल ओवर इंडिया में कॉलेजेस हैं उनमें आप एंट्रेंस के जरिए आप प्रवेश पा सकते हैं। फिर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ICAR। ये एक्चुअली में जितने परीक्षाएं हैं, ये मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज करती है, और आगे भी जितने भी मेन एग्जामिनेशंस होंगे आफ्टर 12th या फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज करती है।
तो ये देखिए, ये तो सारी की सारी एक तरीके से ये मैंने मेनली आपको एक आउटलाइन दी, सारे एरियाज को थोड़ा टच किया कि आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, लेकिन इन एरियाज के बारे में भी इन डेप्थ जानकारी मेरे ख्याल से सभी बच्चों को चाहिए होगी। तो लेकिन उसके लिए जो है ये 1-1.5 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है। अभी मुझे जो है मैं आपको बस आपको ये बताना चाहती थी कि जो है कौन कौन से एरियाज आपके पास उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर जॉब करोगे, गवर्नमेंट जॉब करोगे या प्राइवेट जॉब करोगे तो वो ही इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के साथ साथ अगर आप स्वयं का बिजनेस भी करना चाहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज करना चाहते हैं, आप अपने आपका जो टैलेंट है, अगर हमारे यहाँ ऐपण कला जो है, अगर आप उस ऐपण कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कितने सुंदर सुंदर उसमें पेंटिंग्स बन रही हैं, लोग स्टिकर्स दिवाली के टाइम पे स्टिकर्स बनाते हैं, या इतनी सुंदर सुंदर रिंगाल की हमारी टोकरियां हैं, उससे बनी हुई कितनी सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप के लिए एक करियर ऑप्शन खाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ही है। हाँ, ये जरूरी है, जैसे हम कहेंगे कि हम आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो है अपने टारगेट को सेट करो। पहले आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि आप करना क्या चाहते हो। आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता चली, तो इससे आपको कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा लगा होगा कि जिसमें आप चाहोगे कि फर्दर आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चले। तो मैं आपको अपना इसमें पर्सनल ईमेल बता दूंगी, और अगर आपको कोई भी किसी भी चीज के बारे में अगर आपको गहनता से जानकारी की जरूरत होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो है किसी भी विषय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी। तो अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि मैं उनको पूरी इंफॉर्मेशन दूं, तो मैं आपको अपना अभी एट द एंड ऑफ द सेशन अपना ईमेल आप सब बच्चों को दे दूंगी। तो मैं आपको उस ईमेल के माध्यम से जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जो है, हाँ, मैं कह रही थी कि आपको एक्सप्लोर करना होगा कि आपके सामने आसपास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। जरूरी नहीं है कि जो है अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें तो वो ही सम्मानजनक है। अगर आप एक छोटी मोटी अपना छोटा सा बिजनेस भी करके उसको प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कार्य के प्रति सम्मान, अगर आपका इंटरेस्ट ब्यूटिशियन उसमें है तो आप अपना जो है क्या नाम कहते हैं, आप ब्यूटिशियन अपना पार्लर खोल सकते हैं। अगर आपको हेयर स्टाइलिंग में शौक है तो आप हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे रोजगार के जो अवसर हैं हमारे आसपास, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। जो हमारा नेशनल स्किल इंडिया प्रोग्राम है उसके अंतर्गत भी जो है बहुत सारे शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिनको कि आप आगे कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है, आप देखिएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आप जैसा कि जो है आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आप अभी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको बात करूं तो क्लास 8 में आपके पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स है अवेलेबल है, उनकी अगर मैं बात करूं तो नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, और जिसका कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसका कि फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन SCERT उत्तराखंड ऑर्गेनाइज करता है। तो इसके लिए वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जिन्होंने क्लास 7th पास करी हो। 55% मार्क्स और 50% मार्क्स उन बच्चों के लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं और उनकी जो पेरेंटल इनकम है वो 3.5 लाख से कम हो।
तो ऐसे अगर आप इस एग्जामिनेशन को पास करते हैं तो आपको 1000 रुपीज पर मंथ जो है क्लास 9, 10, 11, 12 तक मिलेगी। तो या इसी के साथ साथ जो आपका शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप स्कीम है, जो नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, ये तो आपको 1048 बच्चों को मिलेगी। लेकिन जो शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप स्कीम है वो आप 100 बच्चों को, 50 बच्चे गढ़वाल मंडल से और 50 बच्चे कुमाऊं मंडल से मिलती है। और जो इसी के साथ साथ जो स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें 5 बच्चे प्रत्येक ब्लॉक यानी कि 475 स्कॉलरशिप आपको मिलती है। और इसके लिए भी क्लास 8 जो शिवानंद नौटियाल स्कीम है और श्रीदेव सुमन मेरिट स्कीम है, तो इसमें आपको 50% मार्क्स क्लास 7 के एनुअल एग्जामिनेशन में और 40% मार्क्स जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको लाना जरूरी है। तो ये स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि मेनली मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और सैट स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड राज्य द्वारा जो स्कॉलरशिप स्कीम आयोजित की जाती है, आपको स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये आपको इकोनॉमिकली मतलब आपको जो है जब अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप जो है अपने लिए रिसोर्सेस डेवलप कर संग्रहित कर पाओगे। नेक्स्ट, हाँ, शिवानंद नौटियाल की जो स्कॉलरशिप का जो रेट है वो है 1500 पर मंथ और जो स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है उसके लिए 1000 रुपीज पर मंथ जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण और स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उसमें चीफ मिनिस्टर्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इंसेंटिव स्कीम है और इसके जो फॉर्म है वो SCRT उत्तराखंड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। और जो है इसकी लास्ट डेट अभी जून में 4-5 जून तक है। तो आप इसको जो है जो बच्चे क्लास जूनियर लेवल के लिए और क्लास 9th के लिए ये आयोजित की जा रही है, इसमें जो है 10% ऑफ द टोटल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स, हर ब्लॉक में जो जितने भी बच्चे 10% बच्चों को लिया जाएगा। क्लास 6 में 600, 7th में 700 और 8th में 800 स्कॉलरशिप पर मंथ मिलेगी। इसमें जो है एलिजिबिलिटी एजुकेशनल मतलब आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। फिर आप जो है क्लास 9th और 10th में जो आप ये क्लास 9th के लिए जो परीक्षा है वो चीफ मिनिस्टर्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इंसेंटिव स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि सेकेंडरी लेवल के लिए है, ये क्लास 9th के लिए है। और इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 9th 10th क्लास में 900 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका भी सेम यही क्राइटेरिया है कि जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका 10% प्रत्येक ब्लॉक से सेलेक्ट किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ज्यादा से ज्यादा आप अप्लाई करिए। और जो है क्लास 11th के लिए जो है आपके लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जिन भी बच्चों के 80% मार्क्स आएंगे उनको दी जाएगी। क्लास 11-12 के लिए 1200 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप इसके अंतर्गत है। देखो, अगर मैं बात कर रही थी कि डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स अगर आप करते हैं तो इसके लिए भी जो है आपने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का नाम सुना होगा जो कि NMMS परीक्षा आयोजित करता है। तो ये भी जो है इसके अंतर्गत जो बच्चे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं
तो उनके लिए डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स आयोजित करने के लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम दी गई है। तो इसके बारे में एक्चुअली में ये जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं अदर देन जो मैंने आपको बताई, तो इसके लिए अगर आप विस्तृत जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो हमारा है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको जो है अगर आप कोई डिग्री या अगर आपका 40% डिसेबिलिटी है किसी की, या फैमिली इनकम 8 लाख से जो है ज्यादा नहीं है, इन लोगों को 50,000 रुपए पर एनम पर ईयर जो है इसके अंतर्गत स्कॉलरशिप का प्राविधान है। इस योजना का नाम है सक्षम स्कॉलरशिप योजना, जो कि AICTE के द्वारा है। दूसरी जो है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप की स्कीम्स है। अगर आप कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करेंगे तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम है। तो इसके लिए भी यही है कि आपको 50,000 रुपए पर एनम का मतलब है हर साल आपको 50,000 रुपए 4 साल तक अगर आप कोई डिग्री कोर्स करते हैं या डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो उसके लिए ये मिलेगी। तो इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाकर इसको देख सकते हैं। स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम जो बच्चे कोविड-19 के दौरान जो है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, तो उनके लिए या आर्म फोर्सेस के जो शहीद बच्चे हैं उनके लिए भी जो है स्कॉलरशिप स्कीम जो है AICTE ने लॉन्च की है। इसमें भी वही एलिजिबिलिटी वो क्राइटेरिया है, बाकी सब आपको पता। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी चिल्ड्रन के लिए है, तो ये 100% स्टेट सेक्टर की है। तो ये विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो कि इकोनॉमिकली, सोशली इकोनॉमिकली वीक बच्चों के लिए है ये स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी के लिए आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में देख सकते हैं। ये सारी की सारी जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से देख सकते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारे उत्तराखंड में है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। इन यूनिवर्सिटीज के विषय में अगर आपको डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप जो है हायर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के में जाकर कौन सी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब अगर किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी होगी तो मैं अपना ईमेल आपको बता देती हूँ, अनुज्ञा पैन्यूली ANUGYAPAINULI@gmail.com। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो डिटेल में विद किस चीज के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कैसे आप क्या स्टेप्स हैं वो कर सकते, उसके बारे में आप मुझसे इसमें जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद अनुज्ञा मैम, आपने काफी इंफॉर्मेशन बच्चों को दी अपने कैरियर के संबंध में। और मेरा ये अनुरोध रहेगा सभी जो हमारे शिक्षक साथी वहाँ पर बच्चों के साथ वहाँ उपस्थित हैं, तो आपसे ये गुजारिश रहेगी, क्योंकि बच्चे जो हैं इतनी सारी सूचना को एक साथ समझ नहीं पाते हैं कई बार, और आप सब जानकार हैं तो बहुत सारी सूचनाएं आपको पहले से पता हैं। जो नहीं भी पता है तो आजकल इंटरनेट के जमाने में एक हिंट आपको जैसे यहाँ से मिली है मैम से, तो आप भी अपने स्तर से थोड़ा सा रिसर्च करके बच्चों को अवश्य गाइड करें। अपने स्कूल में कैरियर सेल का गठन करें, और जो भी बच्चों की कैरियर से संबंधित प्रश्न होते हैं, चाहे स्कॉलरशिप से संबंधित हों या हमारे जैसे 8th पास करने के बाद जो बच्चे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी अपने स्किल्स को, क्योंकि 4 साल का हमारा वोकेशनल कोर्स चलता है 9वीं से लेके 12वीं तक, जिसमें कि 9वीं 10वीं में लेवल 3 और 11वीं 12वीं में लेवल 4 के कोर्सेज चलते हैं, जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं।
तो वो पूरे भारतवर्ष में एक जैसे हैं सभी उसके मानक। तो काफी अच्छे कोर्सेज हैं जो मैम ने भी बताया, काफी सारे सेक्टर्स हैं और बच्चे काफी सीख रहे हैं उसमें, तो उसके बारे में भी बताएं। जो हमारे बच्चे जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जो हमारे परीक्षा अनुभाग में जो शिक्षक होते हैं उनसे हमारे बच्चे संपर्क करें, उनसे समझें किस तरह के वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आगे अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। तो आजकल के इंटरनेट के जमाने में बच्चे स्वयं से रिसर्च करें, अपने प्रश्न बनाएं, अपने कैरियर के बारे में जो भी उन्हें जिज्ञासा है उसके बारे में, और अपने सर से पूछें। और सभी शिक्षकों से गुजारिश है कि अपने स्कूल में जरूर एक कैरियर सेल का वो गठन करें। बीच में एक प्रश्न आया था एक बच्ची का, हाँ, तो मैम से चाहूंगा कि अगर 1 मिनट दे सकें जी। हाँ, शायद एक बच्चे का प्रश्न आया था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कैसे बनते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आपको जो है नेशनल जो है ड्रामा, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी मैं आपको बहुत क्लियरली ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो जो भी आप इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको जो है मेल में दे दूंगी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसके थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये एक प्रश्न है। तो इसीलिए उत्तराखंड में ऐसे कौन कौन से वो हैं एरियाज हैं नेशनल कि आप जो है यहाँ पर रहकर या उससे आगे कौन कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड आप मुझे मेरे ईमेल में भेज दीजिएगा, तो मैं आपको उसमें आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बता पाऊँ। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि अपना कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें। पहले आप ग्रेजुएट हो जाएं, अपनी जो लैंग्वेजेस पे कमांड अच्छी बनाएं, हिंदी जो भी लैंग्वेज है आपकी और इंग्लिश लैंग्वेज, और थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें। और ग्रेजुएशन के बाद आप एनएसटी में एडमिशन के लिए कोशिश करें। और भी कई प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, मैम आपको बेहतर बताएंगी। तो आज का सेशन हम समर कैंप का यही समाप्त करते हैं, और काफी अच्छा सेशन रहा, डांस क्लास से शुरू करके और कैरियर तक ये पहुंचा है। और आशा करते हैं आप सब बच्चों को अच्छा लगा होगा, काफी अच्छी जानकारी आपको मिली, आपने नोट की होगी, और आगे के लिए आप आगे रिसर्च करके आगे अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए यही, ये YouTube में भी ये हमारा आज का एपिसोड उपलब्ध रहेगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी कल मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।